एम संतोषी एजुकेशन आइस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं मापन के सेक्शन में। ठीक है, हमने मापन के जो 15 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए हैं ये आपका इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में। आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अगर आपको PDF की चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको इसको दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, आज हम करने के 16 क्वेश्चन शुरू करेंगे। मेगावाट विद्युत मापने की इकाई है जो क्या उत्पादन करती है, तो ये उत्पादित की जाती है। ठीक है, विद्युत मापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता को मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादित की जाती है। ठीक है, इसको उत्पादन करते हैं। 1 मेगावाट का मतलब होता है 1 लाख वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 मेगावाट का मतलब होता है 1 लाख वाट के बराबर होता है। घरों में उपभोग की जाने वाली यानी घरों में यूज़ की जाने वाली जो लाइट होती है यानी कि विद्युत होती है उसकी मात्रा होती है किलोवाट में मापी जाती है। ठीक है, उसके किलोवाट में मापी जाती है जिसे यूनिट कहते हैं। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा जो बिल आता है वो आपका यूनिट में आता है। अच्छा, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। ठीक है, अगर आपका बिजली 1 यूनिट आई है तो 1 घंटे में आपका 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट चलते हैं। भौतिक राशियों एवं उनकी इकाई को सम्मिलित करना है। ठीक है, और उनको सजाना है। इकाई दिया गया है और यहाँ पे आपका राशियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए आप जूल का तो जानते होंगे। ठीक है, न्यूटन सेकंड का भी जानते होंगे और बाकी न्यूटन के भी जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो भी हम आगे भी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया, त्वरण पूछा गया है, बल पूछा गया है, कार्य पूछा गया है और आवेग पूछा गया है। ठीक है, आवेग पूछा गया है। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। आंसर चलते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग को परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में हुआ परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। बल तथा आवेग का मात्रक क्रमशः न्यूटन और न्यूटन सेकंड होता है, जबकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है डी। ठीक है, डी होता है, यानी त्वरण का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर सेकंड हो जाएगा और बल का क्या हो जाएगा, तो बल का आपका ये हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा और आपका कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य का आपका जूल हो जाता है। जूल का मात्रक कार्य इकाई कार्य। आवेग का, तो आवेग का आपका क्या बचा है, न्यूटन सेकंड बचा है। नेक्स्ट चलते हैं। तेल एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ठीक है, आपने सुना हुआ है एक जो तेल का बैरल आता है, एक बैरल आता है, इसे इंपोर्ट होता है बाहर से, तो कितने लीटर के बराबर होता है एक बैरल। ठीक है, तो होता है लगभग 159 के बराबर, लीटर के बराबर। कितने लीटर बराबर होता है, 159 लीटर बराबर होता है। बैरल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल या कच्चे तेल की मात्रा को मापने की इकाई है। इसे पूर्व में बैरल में मापा जाता था तथा वर्तमान में इसे घन मीटर में मापा जाता है। ठीक है, इससे पहले बैरल में मापते थे लेकिन अब इसे घन मीटर में नापते हैं। तो एक बैरल बराबर कितना होता है, तो आप देख लीजिए एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, 158.9873 लीटर होता है, यानी कि लगभग 159 के बराबर। ठीक है, लगभग 159 के बराबर होता है, 159 के बराबर। और एक बैरल में घन मीटर कितने होते हैं, तो इसमें 0.158,987 घन मीटर होते हैं एक बैरल में। निम्नलिखित में से लंबाई का न्यूनतम मात्रक क्या होता है, तो फॉर्मीमीटर होता है। क्या होता है, फॉर्मीमीटर होता है। आप देख रहे हैं, आप अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके इसमें से 2 से 3 या फिर 3 से 4 तक भी आते हैं, 2 से 3 या फिर 3 से 4 क्वेश्चन भी आपके हो रहे हैं, जैसे कि आपने ऊपर अभी यहाँ पर देखा। ये देखिए यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए किसका क्या क्या है। ठीक है,
और आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन निकल ही रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम की दृष्टि से भी और चीज़ों के लिए। निम्नलिखित में से ये तो हमने कर लिया था, फर्मी मीटर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई एसआई मात्रक मीटर है जिसे एम से प्रदर्शित करते हैं, और सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है, जबकि इसकी न्यूनतम लंबाई इकाई क्या होती है, फर्मी मीटर में होती है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 6 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉन की 10 की पावर 10 मीटर, और नैनोमीटर में क्या होता है, 10 की पावर 9 मीटर, और जो फर्मी मीटर होता है इसमें 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को दर्शाने वाले इकाई कौन सी होती है। ठीक है, जो वायुमंडल है उसमें जो ओजोन की परत होती है उसकी मोटाई नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम डॉप्सन का उपयोग करते हैं। ठीक है, डॉप्सन का उपयोग करते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। वायुमंडल और समुद्र में नावों की गति को मापने के लिए सामान्यतः नॉट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नॉट का माइल आपने सुना होगा। और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल ने चुंबकीय प्रवाह का क्षयता गुणांक का एसआई पद्धति का मात्रक पॉइज है। ठीक है, एक पॉइज किलोग्राम मीटर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, एक पॉइज जो होता है वो मीटर सेकंड के बराबर होता है। तो कुछ इकाइयाँ थी, इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम से देखते हुए भी। उसके बाद कौन सा इसमें से सही स्वरूप नहीं है। ठीक है, आइसो बार तो ये वायु से संबंधित है, आइसो हाइट ये आपका वर्षा संबंधित है, और आइसो हेलाइन ये हिमवर्षा से नहीं है, और आइसो बोट ये गहराई से है। तो इसका आंसर क्या है, कौन सा भी नहीं है, तो हिमवर्षा नहीं है, यानी कि सी आंसर है। ठीक है, तो हिमवर्षा किस लिए संबंधित है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को हिमवर्षा आइसो हाइट कहते हैं। आइसो हेलाइन, ठीक है, ये सब एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में तो बहुत कम अगर सिंचो को पढ़े ना तो कन्फ्यूज होता है। तो ये क्या है, आइसो हेलाइन है, एक जलीय प्रणाली है जो कि समान लवणता के बिंदुओं को मापने लिए रेखाएं हैं। और जो आइसो बार है ये मानचित्र पर सामान की वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। और ये आइसो हाइट, ठीक है, यानी कि आइसो हेलाइन, आइसो बार और आइसो हाइट ये समान वर्षा वाली मात्रा में स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। उसके बाद आइसो बोथ, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाओं को आइसो बोथ कहते हैं। इनमें से कौन मूल भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो विद्युत धारा है ये मूल भौतिक राशि नहीं है। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, ठीक है, कौन सी राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वो होती हैं मूल राशि। और ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। इन राशियों के जो मात्रक होते हैं उनके मूल को मात्रक कहते हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति की तीव्रता, पदार्थ की परिणाम मूल राशियाँ। ठीक है, ये सब है एक भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, इनको अन्य किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, तो वे भौतिक राशियाँ होती हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे, तो ये आपका लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टिक एसिड नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज होता है। और लैक्टिक एसिड कहाँ पे आता है, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि दही, दूध, दही में। यंत्र हैं कुछ और उपयोग करने वाले, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किस लिए होता है, तो जल का जो घनत्व है, लवणता है, उसको मापने के लिए इसका हाइड्रोमीटर का यूज़ होता है। और जो ब्यूटोरोमीटर है ये दूध के जो उत्पादों में वसा का मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्यूटोमीटर जो देहात क्षेत्र से जुड़े होंगे वो जो उनके जो पशु लगते हैं दूध देते हैं तो उनको डेयरी पे ले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक मशीन रखी होती है, उस मशीन में उस दूध का थोड़ा सैंपल लेता है वो जो दुकान पे होता है, और उसमें लगा के फिर वो नापता है, तो वो वसा ही नाप रहा होता है। ठीक है, वसा ही नाप रहा होता है, तो उसको कहते हैं ब्यूटरोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्यूटरोमीटर। आप जाएंगे जो गाँव देहात से जुड़े हैं तो वो ध्यान देंगे, जब दूध ले जाएंगे वो जो मशीन रखी होती है वो होती है ब्यूटरोमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद बैरोमीटर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापन के लिए बैरोमीटर कहते हैं। लैक्टोमीटर
तो आप जानते ही हैं दूध के अपेक्षित घनत्व या शुद्धता का मापन को लैक्टोमीटर कहते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, ठीक है। मैं बार बार हमेशा बोलता नहीं हूँ, बस इसी वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन से आई भी नहीं थी और काफ़ी दिन से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कीजिएगा। एनीवे नेक्स्ट चलते हैं। एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ठीक है, यानी कि 12 लाइट ईयर वर्ष की दूरी पे है। और पृथ्वी इस तारे को प्रकाश में आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। मैथमेटिकल थोड़ा क्वेश्चन है बट फिर भी तो ये लगेगा 12 ही वर्ष लगेगा, इतना मैथमेटिकल नहीं था। क्यों, देखते हैं। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर की दूरी के मापक क्या है। इसके अंतर्गत प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी की माप को गणना करते हैं, ठीक है। चूँकि जो तारा है वो पृथ्वी से कितना है, प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। और इसके जो प्रकाश वर्ष के पृथ्वी तक आने का समय कितना लगेगा, लगभग 12 वर्ष लगेगा, तो इसलिए 12 वर्ष लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद समय से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये अधिवर्ष जो होता है ये समय से नहीं है, एंगस्ट्रॉम भी समय से है, पास्कल भी समय से है, और जो प्रकाश वर्ष ये तो समय से है ही। तो जो अधिवर्ष है ये नहीं है, क्यों नहीं है देखते हैं अभी। इसमें से सबसे संबंधित पद अधिवर्ष है, जैसे लीप वर्ष, ठीक है, जो कि 4 साल में एक बार आता है। अब लीप वर्ष कब आता है, जब 29 फरवरी आती है, उसी वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। लीप ईयर कहते हैं उसी को, जिस साल में 29 फरवरी आएगी उसको लीप ईयर कहते हैं। इस वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 होती है, ठीक है। 366 होती है, जनरली कितनी होती है, 365 होती है, लेकिन इस वर्ष में जो 29 फरवरी वाला है इसमें आपका 366 होती हैं। और यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, यानी कि 5वें साल आता है। 4 वर्ष बीत गए तो आपको 5वें साल में आपका 29 फरवरी आएगा, 4 वर्ष बाद आता है। इसके अतिरिक्त जो एंगस्ट्रॉम तरंग है धेर हैं, ये प्रकाश वर्ष और पार्श्विक दूरी से संबंधित मात्रक हैं, ठीक है। जो अधिवर्ष है यानी कि लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर जो है वो आपका इसमें से समय संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। ऊष्मा की इकाई इसमें से कौन सी नहीं है, तो सेंटीग्रेड जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। कैलोरी, अर्ग, जूल ऊष्मा के मात्रक हैं, जबकि जो सेंटीग्रेड है का मात्रक है वो ऊष्मा का एक रूप है, ठीक है। सेंटीग्रेड है वो ऊष्मा का एक रूप है, ना कि वो उसके मात्रक है, जो कि संपर्क में रख देने से पिंडों के मध्य जो तापांतर का स्थानांतरण होता है, उसी कारण जब तापमान किसी पिंड को ठंडा या गर्म होने पे की माप होती है इसमें, ठीक है। तो इसलिए जो सेंटीग्रेड है ये ऊष्मा का इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है, ठीक है। तो द्रव्यमान अदिश है। सदिश और अदिश राशियाँ 2 होती हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ठीक है। वह भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, और अदिश दिशा नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अदिश राशियाँ हैं उसमें परिणाम होता है, न कि दिशा होती है। आदिश राशि कहलाती हैं जैसे लंबाई, ठीक है, दूरी, द्रव्यमान, समय, आयतन, चाल, ये सब हो गई, ठीक है। सदिश राशियों, जबकि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है, जैसे कि वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब अदिश और सदिश राशियाँ होती हैं। आई होप आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका ये पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। ये आपका दूसरा ही पार्ट था, आप जानते ही हैं। तो आपका यही जो मापन वाला सेक्शन था, ठीक है, मापन वाला सेक्शन था वो कवर हो चुका है। और इसमें कोई इशू उठा नहीं है, क्योंकि छूटता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया करूँगा, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक अपडेशन मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम संतोषी एजुकेशन है इसको, ठीक है। और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।